हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया सोनालिका पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा क्लास है वो यूजी सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है और यूजी के कोर्स का जो पेपर 6 है कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, उसके अंतर्गत हम लोग आज गवर्नमेंट का कॉम्परेटिव स्टडी करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो गवर्नमेंट के 3 अंग हैं उसके लेजिस्लेचर का अध्ययन हमने किया था, स्पेशल रेफरेंस में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस एंड स्विट्ज़रलैंड के। आज हम लोग एग्जीक्यूटिव का अध्ययन करेंगे विथ स्पेशल रेफरेंस में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस एंड स्विट्ज़रलैंड के। और आज के क्लास में हम लोग स्पेशली जो हमारी कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव है, उसका क्या काम है, उसका स्वरूप क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, उसका अध्ययन करेंगे। और ब्रिटेन में की जो कार्यपालिका है उसका अध्ययन विस्तृत रूप में आज के क्लास में हम लोग करेंगे। और इस तरह से 1 बाय 1 करके हम लोग बाकी के भी कंट्रीज़ के एग्जीक्यूटिव की जो है वो चर्चा हम लोग करेंगे। तो जो शासन के, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि शासन के जो 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो उसी में जो दूसरा जो महत्वपूर्ण अंग है कार्यपालिका, उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। और विश्व के जो विभिन्न देश हैं उसमें जो कार्यपालिका है वो विभिन्न रूप में नज़र आते हैं, उसके सेम नहीं है, अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। और राजनीतिक कार्यपालिका एवं अस्थाई कार्यपालिका, इसका जो पहला रूप हमें देखने को मिलता है वो राजनीतिक कार्यपालिका या अस्थाई कार्यपालिका के रूप में देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है, तो इसका राजनीतिक कार्यपालिका का अर्थ होता है कि एक निश्चित अवधि के लिए जनता के द्वारा चुनी गई कार्यपालिका, जैसे भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री, अमेरिका में राष्ट्रपति। अस्थाई कार्यपालिका जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होती है और बल्कि यह जो है एक राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा नियुक्त होती है। जैसे कि प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, इनका कार्य जो है राजनीतिक कार्यपालिका को उसके कार्यों में सहयोग देने के लिए होता है और ये सेवानिवृत्ति तक अपने पद पर बने हुए होते हैं। दूसरा जो इसका स्वरूप होता है वो होता है वास्तविक कार्यपालिका या नाम मात्र की कार्यपालिका। तो संसदीय शासन व्यवस्था या संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका का 2 तरह की कार्यपालिका देखने को मिलती है। और नाम मात्र की कार्यपालिका के नाम से ही देश के सारे शासन के सारे कार्य जो है वो संचालित किए जाते हैं, लेकिन वास्तव में शासन की जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वो जो होती हैं वो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद जो है वो उसका के पास उसकी शक्ति होती है। और ब्रिटेन का राजा जो है एवं भारत के जो राष्ट्रपति, जहां नाम मात्र के कार्यपालिका का उदाहरण है, वहीं भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका के उदाहरण हैं। तीसरी जो प्रकार होती है कार्यपालिका की वो है एकल कार्यपालिका या बहुल कार्यपालिका। और जिस देश में कार्यपालिका की समूची शक्ति अंतिम रूप से किसी एक व्यक्ति में निहित होती है, उस देश की कार्यपालिका को एकल कार्यपालिका कहते हैं। जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति, वैसे देशों की कार्यपालिका को भी एकल कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। और जिस देश में वास्तविक कार्यपालिका एक इकाई में के रूप में कार्य करती है, जैसे कि भारत ब्रिटेन में मंत्रिमंडल। और जिन देशों में कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति या एक इकाई में निहित ना होकर कई लोगों में निहित होती है, उस देश की कार्यपालिका को बहुल कार्यपालिका कहते हैं। और बहुल कार्यपालिका वाले देशों में शासन की शक्तियाँ कई व्यक्तियों में बटी हुई होती है, जैसे कि
स्विट्ज़रलैंड की संघीय परिषद में 7 व्यक्ति होते हैं और ये सभी अपने अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं एवं सभी को समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। पूर्व सोवियत संघ का प्रेसिडियम जो था में भी बहुल कार्यपालिका का उदाहरण जो है वो देखने को मिलता था। उसके बाद है कि राज्य के मुख्य कार्यपालिका का चयन के संबंध में 4 प्रकार की विधियां जो है वो अपनाई जाती हैं या विधियों का प्रचलन है। और वो जो है प्रचलन में पहला जो प्रचलन है वो है वंशागत विधि। तो वंशागत विधि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस विधि का संबंध वैसे देशों से है जहां राजतंत्र है और इस प्रणाली के अनुसार किसी देश के किसी खास वंश का ही व्यक्ति कार्यपालिका का सदस्य अथवा प्रधान होता है, जैसे कि ब्रिटेन, नेपाल, बेल्जियम, नीदरलैंड, कुवैत, सऊदी अरब आदि देशों में। कुछ देश ऐसे हैं जहां वंशागत कार्यपालिका, जहां नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, और वहां कुछ देश ऐसे हैं जहां पे वंशगत कार्यपालिका वास्तविक कार्यपालिका होती है, जैसे कि ब्रिटेन, नेपाल, बेल्जियम आदि देशों का राजा जहां नाम मात्र का कार्यपालिका होता है, वहीं कुवैत, सऊदी अरब आदि देशों में वास्तविक कार्यपालिका होता है। दूसरा जो इसका आधार होता है या वो होता है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन। अनेक देशों में कार्यपालिका का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि द्वारा निर्वाचित कार्यपालिका जन संप्रभु सिद्धांत का उदाहरण है। और आज अनेक देश जैसे अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, घाना आदि देशों में राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण जो इसका आधार है चयन का, वो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि। आज विश्व के अधिकांश देशों में मुख्य कार्यपालिका प्रमुख का निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है। और इस अप्रत्यक्ष निर्वाचन के अंतर्गत कुछ देश में संसद सदस्यों के द्वारा, कुछ देशों में निर्वाचक मंडल द्वारा और राष्ट्रपति का चयन होता है। और अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव सिद्धांतः अप्रत्यक्ष विधि से होता है। भारतीय राष्ट्रपति, पाकिस्तान के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आदि इसके उदाहरण हैं। इसके बाद जो है आता है नामांकित कार्यपालिका। तो आज विश्व के अनेक देश ऐसे हैं जहां कार्यपालिका अध्यक्ष को नामांकित किया जाता है और नाम निर्देशित कार्यपालिका जो होती है, जो नाम निर्देशित कार्यपालिका जैसे कि उपनिवेश जो होते हैं, उपनिवेश या बड़ी शक्तियों के अधीन देशों में पाई जाती हैं। और आज कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरलों की नियुक्ति इंग्लैंड की सामग्री द्वारा जो है वो की जाती है। तो इस तरह से जो है वो कार्यपालिका जो है इसके निर्वाचन की बहुत सारी विधियां जो है अपनाई जाती हैं। वंशानुगत, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, नाम मात्र आदि अनेक ऐसी विधियां हैं जिसके माध्यम से कार्यपालिका का निर्वाचन होता है या किया जा सकता है। और विभिन्न देशों में इसका स्वरूप अलग अलग पाया जाता है। अब हम देखेंगे कि जो ब्रिटेन में कार्यपालिका जो पाई जाती है या जो है वो उसका स्वरूप क्या है, उसके कार्य क्या हैं, उसकी शक्तियां क्या हैं, इसका अब हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ब्रिटेन में सम्राट जो है कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, जबकि मंत्रिमंडल वास्तविक प्रधान होता है। और संवैधानिक दृष्टि से ब्रिटेन में कार्यपालिका शक्तियां राज मुकुट में निहित होती हैं। ब्रिटेन में राजा की नियुक्ति वंशानुगत आधार पर की जाती है। वर्तमान में ब्रिटेन में ट्यूडर वंश का शासन चल रहा है और राजा और सम्राट की मृत्यु हो जाने पर उसकी बड़ी संतान को राजगद्दी जो है वो मिलती है और उसकी बड़ी संतान को राजगद्दी मिल जाती है। वर्तमान में ब्रिटेन के सामग्री एलिजाबेथ द्वितीय हैं और उनके पश्चात राजगद्दी उनके बड़े पुत्र प्रिंस चार्ल्स को प्राप्त होगी। अगर किसी सम्राट की कोई संतान नहीं है तो राजगद्दी की व्यवस्था संसद द्वारा की जाएगी।
औपचारिक रूप से सम्राट को व्यापक अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त होती हैं। वह ब्रिटेन की मुख्य कार्यपालिका है। ब्रिटेन के शासन उसके नाम से ही चलाए जाते हैं। शासन के सभी कर्मचारी की नियुक्ति ब्रिटेन सम्राट के द्वारा की जाती है, जैसे कि प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, अन्य सदस्य, न्यायाधीश, राजदूत, समस्त सेनाएं आदि की नियुक्ति की जाती हैं। और सम्राट अस्थायी कर्मचारियों की भी नियुक्ति किया करता है तथा वह अनेक कर्मचारियों को पदच्युत भी कर सकता है। वह सर्वोच्च सेनाओं का सेनापति भी होता है एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है। ऑस्ट्रेलिया एवं कनाडा के गवर्नर जनरलों की नियुक्ति आज भी ब्रिटिश सम्राट के द्वारा ही की जाती है। और सम्राट युद्ध एवं शांति की घोषणा करने का भी अधिकार रखता है। सम्राट अपराधों के लिए क्षमादान भी कर सकता है और या अपराधों को कम भी कर सकता है। सम्राट ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाता है और समाप्त भी कर सकता है। सम्राट ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स को भंग भी कर सकता है और वह संसद के दोनों अधिवेशनों में अभिभाषण भी दे सकता है। संसद में पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि सम्राट की स्वीकृति उसे नहीं मिल जाती और इस प्रकार सम्राट को विधेयक के संबंध में निषेधाधिकार भी प्राप्त है, जिसको वीटो का पावर भी कहते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण 1707 के बाद ब्रिटेन के किसी भी सम्राट ने निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं किया है। ब्रिटेन का जो सम्राट ही सभी न्यायिक शक्तियों का स्रोत होता है और ब्रिटेन में सभी जो न्यायालय हैं वो सम्राट के स्वीकृति के बाद ही स्थापित किए जाते हैं। सम्राट जो है वो इंग्लैंड में चर्च का भी प्रधान होता है और चर्च में राजा अनेक पदाधिकारियों जैसे बिशप आदि की भी नियुक्ति करता है। ब्रिटेन में आम चुनाव में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रिमंडल का भी गठन किया जाता है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायी होता है और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री ही होता है एवं वह मंत्रिमंडल के बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल को व्यापक अधिकार प्राप्त है और ब्रिटेन में जितने भी कार्य सम्राट के द्वारा किए जाते हैं वे वास्तव में राजा मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही करता है। ब्रिटेन में शासन की सभी शक्तियों का प्रयोग व्यवहार में मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है और मंत्रिमंडल के मंत्री अपने अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं और सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां मंत्रिमंडल के द्वारा ही की जाती हैं। ब्रिटेन का सम्राट उन पर अपनी औपचारिक मुहर मात्र लगाता है। बिना मंत्रिमंडल के अंतिम निर्णय के कोई भी विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण ब्रिटेन में संसद तथा मंत्रिमंडल के निर्माण में व्यवहारतः प्रधानमंत्री स्वतंत्र रहता है, लेकिन कभी-कभी प्रधानमंत्री को अपने दल के प्रभावशाली व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में स्थान देना पड़ता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्य सूची निर्धारित करता है और सभी मामलों में उसका अंतिम निर्णय होता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के सदस्यों के बीच विभागों का बंटवारा करता है और प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने के साथ ही पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है। वह किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है और वह किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। प्रधानमंत्री सम्राट का मुख्य सलाहकार होता है तथा सम्राट और मंत्रिमंडल के बीच बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। वह सम्राट को मंत्रिमंडल के निर्णयों की सूचना देता है।
सैद्धांतिक रूप में अगर हम देखें तो सैद्धांतिक रूप में सम्राट ब्रिटेन के शासन का प्रमुख होता है, लेकिन व्यवहार में शासन का केंद्रीय बिंदु प्रधानमंत्री होता है। शासन पर सर्वोच्च नियंत्रण प्रधानमंत्री के द्वारा रखा जाता है। हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत दल का नेता होने के कारण वह सदन का नेतृत्व करता है। सम्राट प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही संसद की बैठकें बुलवाते हैं एवं बैठकों को स्थगित भी करते हैं। प्रधानमंत्री हाउस ऑफ कॉमन्स को सम्राट से भंग भी करवाने की सिफारिश कर सकते हैं और प्रधानमंत्री संसद में बहुत सी घोषणाएं करते हैं एवं नीति संबंधी आधिकारिक वक्तव्य भी देते हैं। वैदेशिक संबंधों का संचालन भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। प्रधानमंत्री वैदेशिक मामलों पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण रखता है और सभी महत्वपूर्ण संधियां एवं समझौते भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही हस्ताक्षर किए जाते हैं। ब्रिटिश सम्राट द्वारा राजदूतों, उच्चायुक्तों, उपनिवेशों के गवर्नर जनरलों, न्यायाधीशों, आयोगों आदि की नियुक्तियां प्रधानमंत्री की सिफारिशों पर ही की जाती हैं। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही लॉर्ड सभा के नए सदस्यों की नियुक्ति भी की जाती है। प्रधानमंत्री अपने दल का भी नेता होता है और अपने दल की नीतियों के निर्माण में उसकी प्रमुख भूमिका होती है। चुनाव के समय अपने दल का कमान प्रधानमंत्री ही संभालते हैं तथा सामंजस्य भी उसमें करते हैं और व्यवहार में सभी प्रकार के विधेयक मंत्रिमंडल से तैयार कराए जाते हैं तथा संसद उन्हें सिर्फ स्वीकृति प्रदान करती है। संसद जहां एक ओर मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करा सकती है, वहीं दूसरी ओर मंत्रिमंडल ब्रिटिश संसद के निचले हाउस ऑफ कॉमन्स को भी भंग कर सकती है। सम्राट द्वारा संसद में पढ़ा जाने वाला अभिभाषण मंत्रिमंडल के द्वारा ही तैयार किया जाता है। मंत्रिमंडल का एक महत्वपूर्ण कार्य बजट तैयार करना भी होता है और उसे संसद में पारित करवाना भी होता है। वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा वित्त मंत्री के द्वारा तैयार कराया जाता है और उसे मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर ही संसद के द्वारा उसे प्रस्तुत किया जाता है। ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के महत्व के अनेक कारण हैं, जैसे कि संसदीय शासन प्रणाली का होना, द्विदलीय पद्धति का होना, संसद के कार्यों का अधिक बोझ होना, दलीय अनुशासन पर का कठोर होना, प्रदत्त व्यवस्थापन, मंत्रिमंडल के पास विधानसभा को भंग करने की शक्ति का होना, वित्तीय व्यवस्था पर मंत्रिमंडल का नियंत्रण होना आदि। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद जो है वो सन 1721 में आरंभ हुआ और तब जो है रॉबर्ट वॉलपोल को प्रथम प्रधानमंत्री बनने का जो है वो गौरव प्राप्त हुआ है। औपचारिक रूप से ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है, लेकिन सम्राट उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जो कॉमन सभा के चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। और इस स्थिति में अगर चुनाव में किसी भी दल को चुनाव में अगर बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो सम्राट विवेक से किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन उसे भी संसद में बहुमत सिद्ध करना होता है। प्रधानमंत्री तभी तक अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि उसे हाउस ऑफ कॉमन्स जो है में विश्वास प्राप्त होता है, अर्थात हाउस ऑफ कॉमन्स का विश्वास प्राप्त जब तक रहता है तब तक ही प्रधानमंत्री अपने पद पर आसीन हो सकते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स अविश्वास प्रस्ताव पारित करके प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है और ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है और सम्राट मंत्री परिषद के सभी सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करता है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अपने देश का नेता होता है और संकट काल में पूरा देश प्रधानमंत्री की ओर ही देखता है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के कार्य की जो कुशल पूर्वक अपने देश का नेतृत्व किया,
प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व भी करता है और प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ही उसे परंपरागत रूप से समकक्षों में प्रथम कहा जाता है। लेकिन उसकी शक्तियां कालांतर में बढ़ती चली गई हैं और अब वह विलियम्स हाईकोर्ट के शब्दों में नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा जो है वो कहा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ब्रिटेन में जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो जो है वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री के हाथों में होती हैं और जो सम्राट हैं वो एक नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में होती हैं। वैसे तो शासन के सभी कार्य सम्राट के नाम से होते हैं, लेकिन जो वास्तविक शक्तियां हैं वो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती हैं। चाहे वो किसी देश की शक्ति संधियां हों या जितने भी नियम कानून हों, जितने भी विधेयक हों, वो सभी जो है इनके द्वारा ही किया जाता है और इनकी सिफारिश पर ही सम्राट जो है वो कोई भी कार्य जो है वो करते हैं। और इस प्रकार देखा जाता है कि दिन प्रतिदिन जो है प्रधानमंत्री की शक्तियों में वृद्धि होती जा रही है और इस तरह से जो ब्रिटेन में जो वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां हैं वो वहाँ के प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के द्वारा ही यूज़ की जाती हैं। तो ये था ब्रिटेन की कार्यपालिका के बारे में। आई थिंक आपको समझ में आया हो। हम अपने नेक्स्ट क्लास में अमेरिका की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि ये हमारा कॉम्परेटिव का पॉलिटिक्स है, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का पेपर है, तो इसमें हम लोग ये 4 देशों का कॉम्परेटिव स्टडी करेंगे और चारों देश की कार्यपालिका जो है एग्जीक्यूटिव है उसको समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या डिफरेंसेस हैं इन चारों देशों में और इन चारों देश में जो कार्यपालिका शक्ति हैं वो किसके पास होती हैं और वास्तविक रूप से कौन इन शक्तियों का यूज़ करता है, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, इन सभी को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास में हमने ब्रिटेन के कार्यपालिका शक्तियों के बारे में पढ़ा कि जो है वो किसके पास होती हैं और अगले क्लास में हम लोग जो देखेंगे वो हम लोग अमेरिका की कार्यपालिका शक्ति का अध्ययन करेंगे। आई थिंक आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया हो। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने प्रश्न वहाँ डाल सकते हैं। हम लोग उसका जो उत्तर है अपने नेक्स्ट क्लास में देंगे। आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। बहुत जल्द हम नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।